कक्षा 12 भूगोल के छात्र आप लोगों के दूसरी पुस्तक यानी खंड ख जो भारत से संबंधित है उसका आपने दूसरा अध्याय प्रवास का अध्ययन किया। पहले वीडियो में प्रवास क्या है, प्रवास की दिशा क्या है, प्रवास का व्यावसायिक संरचना क्या है, प्रवास का लैंगिक संरचना क्या है, प्रवास का परिणाम क्या है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आइए हम प्रवास के चैप्टर से प्रश्नों को हल करें। ये आपके मानव प्रवास। तो आइए हम प्रवास चैप्टर के प्रश्नों को हल करें। और इससे पहले थोड़ा प्रवास के बारे में कुछ रिवीजन कर लें, एक नज़र डाल लें पाठ पर। भारत में प्रवास की जानकारी भारत में संपन्न प्रथम जनगणना 1981 से ही व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाने लगी थी। अब भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर, नंबर 1 जन्म स्थान, नंबर 2 निवास स्थान के आधार पर की जाती है। प्रवास देश के अंदर अर्थात आंतरिक व देश के बाहर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का होता है। भारत के आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं पहचानी गई हैं जो निम्न है: ग्रामीण से नगरी, ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर और नगर से ग्रामीण। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। ग्रामीण से नगरी प्रवास पुरुष प्रधान है। इसका कारण रोजगार व जीने की अच्छी सुविधा की लालसा है। भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में स्त्रियों की संख्या अधिक है, जिसका कारण विवाह के बाद स्त्रियों का ससुराल जाना है। सन 2001 की जनगणना में भारत में 50 लाख व्यक्ति अन्य देशों से प्रवासियों के रूप में आए, जिनमें सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश से आए लोगों की है। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी बनकर के विश्व के लगभग 110 देशों में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नगरीय समूहों में बृहद मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। भारत में ग्रामीण लोग मुख्यतः गरीबी, अधिक जनसंख्या का दबाव, स्वास्थ्य व चिकित्सा की उन्नत सुविधा के अभाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। काम और रोजगार के लिए पुरुषों तथा विवाह उपरांत ससुराल में जाना स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी हुई हुंडियाँ विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत हैं।
भारत में केरल, पंजाब तथा तमिलनाडु राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। इसमें ये हुंडियाँ नहीं समझ में आएगा। हुंडी एक विदेशों से पैसा भेजने की एक पद्धति है, उसी को हुंडी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी नगरों की जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके प्रवास का ग्रामीण क्षेत्रों में जनसांख्यिकी संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्रों में नए विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं। ये संकीर्ण विचारों को तोड़ते हैं और एक नई मिश्रित संस्कृति का निर्माण करते हैं। प्रवास के कारण नगरों में स्लम, वायु प्रदूषण, वाहित जल का निपटना, ठोस कचरे के प्रबंध की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रवास से जहां देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वहीं कुशल लोगों का ह्रास अर्थात अच्छे वैज्ञानिक, चिकित्सक, शोधकर्ता, इंजीनियरों का पलायन भी लागत के रूप में सहना पड़ता है, जिसे प्रतिभा पलायन कहा जाता है। तो अब तक ये एक नज़र में जो भी आप देखे हैं उसका विस्तृत वीडियो हमने पहले बना दिया है, आप उसको देख लें। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न, प्रवास का क्या अर्थ है? जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन दो आधारों पर की जाती है? भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। नंबर 1 जन्म का स्थान, नंबर 2 निवास का स्थान। तीसरा प्रश्न है, प्रवास के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं? तो वो दो मुख्य प्रकार हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब देश के भीतर का प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के बाहर का प्रवास। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत प्रवास की 4 धाराएं कौन सी हैं? अथवा भारत के आंतरिक प्रवास की धाराएं बताइए। तो उत्तर होगा आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी, नगरी से नगरी, नगरी से ग्रामीण। ये चर्चा कई बार हो चुकी है, पहले वीडियो में भी इसकी चर्चा की जा चुकी है। 5वां प्रश्न, अंतर्राज्यीय प्रवासियों में जनसंख्या के किस वर्ग की प्रधानता है? तो उत्तर है स्त्री वर्ग। स्त्रियों का जो है अंतर्राज्यीय यानी राज्य के अंदर ही। 6 अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में जनसंख्या के किस वर्ग की संख्या सर्वाधिक है? तो वो स्त्रियों की संख्या, ग्रामीण से ग्रामीण में स्त्रियों की ही संख्या अधिक होती है और आसपास के क्षेत्रों में भी जो प्रवास होता है स्त्रियों का ही ज़्यादा होता है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या क्यों है? तो इसका उत्तर स्त्रियों की संख्या अधिक होने का कारण विवाहोपरांत यानी विवाह के बाद का प्रवास है, यानी विवाह के बाद अपने ससुराल जाती हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास की ग्राम से नगर धारा में जनसंख्या के किस वर्ग की सर्वाधिक
संख्या सर्वाधिक है तो वो पुरुष है। उसमें पहले वीडियो में इसका जिक्र कर दिया गया है कि क्यों है, क्योंकि रोजगार की तलाश में पुरुष ही ज़्यादातर शहरों की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष की संख्या सर्वाधिक होने का क्या कारण है? आर्थिक कारण, रोजगार की तलाश में वो आते हैं। हमारे देश में किस देश के अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बांग्लादेश के। किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्प्रवासी यानी जहाँ से लोग प्रवास कर जाते हैं, यानी जहाँ से लोग जाते हैं। किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो बृहद मुंबई है। बृहद मुंबई में सर्वाधिक प्रवासी आने का क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? बस रोजगार। इनमें अंतर्राज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण जिनमें से नगरीय समूहन स्थित है। बृहद मुंबई एक तो बहुत बड़ी नगरी है, बहुत बड़ा शहर है जहाँ बहुत रोजगार के अवसर हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी लोग वहाँ जाते हैं। भारत में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारण भिन्न क्यों हैं? उत्तर है, काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण है, जबकि स्त्रियों के प्रवास का कारण उनका विवाह है। 16वां प्रश्न है, किस राज्य में स्त्रियोयों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है? तो उसका उत्तर है मेघालय। याद रखिएगा कि मेघालय में स्त्रियों का जो प्रवास है वो विवाह नहीं है। भारत में किन दो राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से अच्छी मात्रा में विदेशी हुंडियां प्राप्त की है? तो पंजाब और केरल। ये दो राज्य हैं, पंजाब और केरल, जो बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त किए हैं। अब ये देखिए लघुत्तरी प्रश्न, वो अति लघुत्तरी प्रश्न थे, अब ये लघुत्तरी प्रश्न है। 18, प्रवास के प्रतिकर्ष और आकर्ष कारक क्या हैं? इसका भी हमने पहले वीडियो में विधिवत बताया है कि आकर्षित करने वाले कारक कौन है, प्रतिकर्षित करने वाले कारक कौन है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। प्रतिकर्ष कारक वे कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर होते हैं। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव और संरचना के कारण तथा सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के अभाव के कारण प्रवास करते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप आदि तथा राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, स्थानीय संघर्ष भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, जिससे लोग प्रतिकर्षित होते हैं। अब देखिए आकर्षित करने वाले कारक है। ये गंतव्य स्थान के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग ग्रामों से नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। गांव को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि सुविधाओं की उपलब्धता होने के कारण प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न है, उद्गम एवं गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आयु और लिंग का और व्यवसाय का तो हमने पहले वीडियो में बताया, लेकिन इसमें आयु का भी जिक्र है, इसलिए इसे देख लेते हैं।
ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में युवक रोजगार की तलाश में गांवों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इसके ग्रामीण क्षेत्रों में युवा की संख्या में कमी हो जाती है और नगरों में उनकी संख्या बढ़ जाती है। गांव में बूढ़े बच्चे और स्त्रियां रह जाते हैं। उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में असंतुलन पैदा कर दिया है। अब आइए विस्तृत उत्तरी यानी 6 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान व निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं। 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी प्रवास के कारण ही आपको बताने हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष एवं आकर्ष कारकों की चर्चा कीजिए। बात वही है कि 2 कारक होते हैं प्रवास के, और दोनों में से आपको किसी 5 कारक को लिखना है। तो चले देखते हैं। आर्थिक कारक। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं तथा सीमित कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है। रोजगार के अवसर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। नगर की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर लोग नगरों में आकर के बस जाते हैं। उद्गम स्थल पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी इत्यादि प्रतिकर्ष कारक द्वारा या कारकों के कारण वे अपना स्थान छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरा है अवसंरचनात्मक कारक। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, मनोरंजन, उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने हेतु मजबूर करती है। नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक परंपराओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाकर रहना पड़ता है, जिसका कारण स्त्री जनसंख्या का प्रवास करना पड़ता है। स्त्री जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता है। राजनीतिक कारक। युद्ध, अशांति, स्थानीय संघर्ष, राजनैतिक अस्थिरता, जाति एवं धार्मिक दंगों के चलते सुरक्षा की कमी के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीर पंडित को मजबूरन देश के अन्य भागों में प्रवास करना पड़ा है। नंबर 5, प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा इत्यादि के घटित होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रवास के परिणामों की चर्चा कीजिए अथवा प्रवास के आर्थिक, जननांगिकी, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम स्पष्ट कीजिए अथवा प्रवास के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव या परिणामों को स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर एक ही है सारे प्रश्नों का। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। यानी प्रवास
क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। यानी ये जो अवसर होते हैं सभी क्षेत्रों पर समान नहीं होते हैं, इस असंतुलन के कारण प्रवास होता है। बदले में प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ व हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और जनसांख्यिकी संदर्भों में देखा जा सकता है। नंबर 1, आर्थिक परिणाम। सकारात्मक, आर्थिक सकारात्मक परिणाम। इसमें नंबर 1, उद्गम क्षेत्र प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से लाभ प्राप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों से विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। ये हुंडी एक विदेशी पैसा अपने देश में लाने का एक स्रोत है। उसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में विनिमय होता है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशियां प्राप्त करते हैं। यह रकम उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला नंबर, प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि में निवेश इत्यादि में किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये रकम जीवनदायक रक्त का काम करती है। अगला नंबर, हरित क्रांति की सफलता के पीछे प्रवासी श्रम शक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी चीज़ें तो सकारात्मक परिणाम देती हैं किसी मूल स्थान यानी उद्भव स्थान से, जहाँ से प्रवासी लोग बाहर जाते हैं, वहाँ ये सकारात्मक परिणाम। अब उन स्थानों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। नंबर 2, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों में गंदी बस्तियों, स्लम का विकास अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। तो नकारात्मक परिणाम प्रवास का उन स्थानों पर होता है जहाँ पर के प्रवासी जाकर के अधिक संख्या में बस जाते हैं, और जहाँ से जाते हैं वहाँ भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे युवा शक्तियों की कमी हो जाती है, सारे युवा लोग प्रवास कर जाते हैं, बुजुर्गों की संख्या और बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। और जहाँ जाके बसते हैं वहाँ तो तमाम परेशानियाँ होती हैं, खासकर गंदगी, पर्यावरणीय, इस तरह के नकारात्मक परिणाम होते हैं। अब जनसांख्यिकी परिणाम। जनसांख्यिकी परिणाम का मतलब वही है सकारात्मक। जनसांख्यिकी परिणाम के भी सकारात्मक परिणाम देखिए। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। नगरों के विकास में गांवों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। नगरों में दक्ष, कुशल, अकुशल श्रमिकों का आवागमन होता है। जनसंख्या में अर्जक जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है। सकारात्मक परिणाम जनसांख्यिकी का है कि एक तो जनसंख्या विभिन्न देशों से उसका पुनर्वितरण हो जाता है, लोग इधर उधर चले जाते हैं, और नगरों में गांव से अधिक प्रवास करते हैं रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए। कुशल, अकुशल, दक्ष
आदि श्रमिकों का शहरों की तरफ बढ़ना और वहाँ के जनसंख्या अनुपात को बढ़ाना, ये सब सकारात्मक परिणाम है। जबकि जनसांख्यिकी का नकारात्मक परिणाम ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल और योग्य युवा वर्ग के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसांख्यिकी संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाह्य प्रवास से उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र में आयु लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है। ऐसे ही असंतुलन गंतव्य राज्यों में भी उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3, सामाजिक परिणाम। सामाजिक में जो सकारात्मक परिणाम क्या है वो है, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि के संबंध में नए विचारों का नगरों से गांवों में प्रचार प्रसार करते हैं। नंबर 3, विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होता है। प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृति के लोगों में मेल जोल बढ़ता है। 5वां है, लोग की मानसिकता व्यापक होती है, विचारों में खुलापन आता है। लेकिन इसके नकारात्मक कारण भी देखने को मिलते हैं, जैसे गुमनामी के कारण लोग अकेलापन महसूस करते हैं। प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। प्रवासी लोग क्या है, अपने समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। प्रवासियों में निराशा और हताशा की भावना आ जाती है, जिससे लोग अपराध और नशीली दवाओं के सेवन जैसे असामाजिक गतिविधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। अब पर्यावरणीय परिणाम क्या है? गांवों से नगरों की ओर प्रवास के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। भौतिक और सामाजिक ढांचे सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है तथा बढ़ती जनसंख्या के सामने संसाधन कम पड़ने लगते हैं। नंबर 3, नगरीय बस्तियों के अनियोजित होने व अनियंत्रित वृद्धि से जगह जगह मलिन बस्तियां बस जाती हैं। उदाहरण के लिए मुंबई की धारावी बस्तियां। नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण होने लगता है, जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, गंदे जल का निपटान व ठोस कचरे के प्रबंध जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट से अधिक निर्माण कार्य होने के कारण नगरीय क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक तापमान हो जाता है, जिससे नगर उष्मा टापू यानी हीट आइसलैंड बन जाते हैं। 5वां, अन्य परिणाम, स्त्रियों पर प्रभाव। पुरुषों के प्रवास के कारण स्त्रियां अकेली पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। नंबर 2, शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उन्हें स्वतंत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है, परंतु उनके शोषण के भी अवसर बढ़ जाते हैं। अब जो है अगला प्रश्न है 23वां, भारत में प्रवास की स्थानिक भिन्नता को किन्हीं 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देख लीजिए। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य अपनी ओर अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। नंबर 2, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से प्रवासी दूसरे राज्यों में अप्रवास कर गए हैं।
नंबर 3, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे नगरीय समूहन में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अधिक हुआ है। सबसे अधिक प्रवासी बृहद मुंबई में आकर बसे हैं। नंबर 4, हाल के कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों से आकर प्रवासी भारत में बसे हैं। भारत में सीमावर्ती राज्यों से इनकी बड़ी संख्या भारत के सीमावर्ती राज्यों में इनकी बड़ी समस्या पैदा हो गई है। सबसे अधिक प्रवासी महाराष्ट्र में आए तथा बिहार व उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रवासी गए हैं। अगला प्रश्न है, बदलते समय के साथ साथ प्रवास के कारणों एवं स्वरूप दोनों में परिवर्तन हुआ है। इस कथन को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बदलते समय के साथ साथ प्रवास के कारणों व स्वरूप में परिवर्तन को निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, समय के साथ प्रवास के कारणों ने धार्मिक यात्राओं, युद्ध, अशांति, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर रोजगार, शिक्षा, निवेश व बेहतर जीवन की दशाओं तक यात्रा तय की है। नंबर 2, आज़ादी के बाद से आज तक प्रवास के स्वरूप ने मजदूरों, व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों से लेकर शिक्षित युवा वे महिलाएं तक की यात्रा तय की है। व्यापारी से लेकर के शिक्षित युवाओं व महिलाओं तक की यात्रा की है। वर्तमान में प्रवास के स्वरूप पर उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है और प्रवासी देश के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। नंबर 3 है, उपनिवेश काल के दौरान गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत लाखों मजदूरों को करारबद्ध करके रोपण कृषि के लिए कैरेबियन देशों में भेजा गया, जिनके कारण उनकी जीवन दशा में आमूल परिवर्तन हो गया। अब आखिरी प्रश्न है 25, प्रवास के गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्यात या खिन्नता की भावना भर देते हैं। प्रवास संबंधी इन समस्याओं को निपटने के लिए किन मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है, किन्हीं 3 के बारे में बताइए। तो उत्तर होगा नंबर 1 जो होगा वो होगा सहिष्णुता। सहिष्णुता बहुत ही अच्छा कारगर तरीका है। प्रवास के जरिए नगरों के विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता है। ऐसे में लोगों में आपस में सहिष्णुता की भावना होना अति आवश्यक है। नंबर 2, आपसी सहयोग। प्रवासियों को आपस में एक दूसरे के साथ तथा गंतव्य की मूल जनसंख्या भी प्रवासियों के साथ आपसी सहयोग की भावना रखनी चाहिए। कहने का मतलब आपसी सहयोग की भावना रखना चाहिए। किसकी? प्रवासी जहाँ गए हैं वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनसे भी मेल मिलाप, आपसी सहयोग की भावना रखनी चाहिए। और नंबर 3 है सद्भाव व भाईचारा। प्रवासियों खिन्नता का भाव उत्पन्न होने पाए, इसलिए सद्भाव एवं भाईचारा। प्रवासियों में खिन्नता का भाव उत्पन्न न होने पाए, इसलिए मूल जनसंख्या व प्रवासियों को आपसी सद्भाव व भाईचारा बनाए रखना होगा। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नों का अध्ययन किया
जितने भी प्रश्न बनते थे उनका अध्ययन कर लिया गया। अब बहुविकल्पी प्रश्न बचते हैं, जिनको या तो आप खुद देख लीजिए या समय मिलने पर उसको भी एक वीडियो के रूप में बना दिया जाएगा।